प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बीटर में। दोस्तों आज मैं ट्वेल्थ की फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आ- सबसे पहले हम बताएंगे आपके कूलाम बल का जो सदिश निरूपण है वो कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए हमें कुछ बातें जो जाननी जरूरी होती है। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं। जैसे वेक्टर R1। ठीक, वेक्टर R1 के बारे में भी बताएंगे क्या होता है। तो इतना जानने की जरूरत है कि आवेश Q1 जो है, Q1 का O के सापेक्ष, यानी ये हमारा Q1 है, Q1 का O के सापेक्ष जो स्थित सदिश है, तो किसी की स्थिति निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेक्टर लगाते हैं। तो Q1 का O के सापेक्ष जो वेक्टर ये दूरी है, ये हमारी कितनी है, वेक्टर R1 है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि Q2 आवेश जो हमारा क्या है, Q2 है। Q2 का O के सापेक्ष जो स्थित सदिश है वो कितनी है, वेक्टर R2 है। ठीक, यानी आवेश Q1 की जो स्थित सदिश है वेक्टर R1 है। ठीक, और Q2 की जो स्थित सदिश है O के सापेक्ष वो है वेक्टर R2 है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? फिर आगे देखते हैं। ठीक, अब वेक्टर यहाँ पर देखते हैं, वेक्टर ये लिखा हुआ वेक्टर R12 और वेक्टर R21। ये क्या होता है, यानी Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित सदिश निकालनी होती है और Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थित सदिश। तो आवेश Q1 जो है, ठीक, Q1 का आवेश Q1 की Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगी। ठीक, आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष जब निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, R12 हो जाएगी। ठीक, यानी Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो कितनी है, R12 हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात, जो आवेश Q2 है, ठीक, आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R21 हो जाएगी। ठीक, यानी एक दूसरे के विपरीत, Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष R12 और Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश हो जाएगी R21। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, कैप लगा दिया। ठीक, कैप का मतलब क्या होता है, ठीक, यहाँ पे क्या लगा दिया, कैप। कैप का मतलब होता है कि इसकी एकांक सदिश, ठीक, यानी इसकी दिशा को दर्शाता है। ठीक, कैप क्या करेगा, इसकी दिशा को दर्शाएगा कि ये किस डायरेक्शन में है। ठीक, और R12 का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 का एकांक सदिश, और कैप कैप R21 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वेक्टर R21 का एकांक सदिश। ठीक, अगर हमें कूलाम बल लिखना है तो कूलाम बल का लिखने के लिए हमें परिणाम और काय की दिशा की जरूरत होगी, दिशा। ठीक, दिशा की जरूरत है, इसीलिए कैप लगाएंगे। ठीक, क्यों, कैप क्या करेगा, दिशा को दर्शाएगा। इसलिए हमें जब किसी का बल निकालना हो तो कूलाम बल निकालने के लिए हमें परिमाण की जरूरत होती है और दिशा। परिमाण तो हम निकाल चुके हैं, F बराबर कूलाम के नियम में बताया था कि क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा क्या होता है, परिमाण होता है। यानी कूलाम बल का परिमाण कितना होता है, K Q1 Q2 R²। और दिशा हमारी कितनी हो जाएगी, R21। एक दिशा ये हो जाएगी, एक दिशा R12। ठीक, इन्हीं दोनों के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले परिणाम निकालें तो ए बराबर कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 R² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब वेक्टर F12 यानी आवेश Q1 पर Q2, यानी दोनों आवेश, ठीक, ये दो Q1 था Q2। अब Q2 क्या करेगा, Q1 पर जो बल लगाएगा वो F12 लगाएगा, और जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा वो कितना लगाएगा, F21। यानी एक दूसरे के क्या करेंगे, विपरीत बल लगाएंगे। तो Q1 पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F12 लगेगा, और जो Q2 पर बल लगेगा F21। किसके कारण लगेगा, जो Q1 पर बल लगेगा वो Q2 के कारण लगेगा, और जो Q2 पर बल लगेगा वो क्या करेगा, Q1 के कारण लगेगा। ठीक, तो वेक्टर F12 बराबर किसके आ जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 तो परिमाण हो गया। अब इसकी क्या लिखेंगे, दिशा। ठीक, ये बात बताई थी कि परिणाम लिखना है और दिशा। तो परिणाम हमारा K Q1 Q2 दिशा हमारी कितनी हो जाएगी, F12। ये किसके कारण थी, Q1 के कारण। तो Q1 की जो स्थिति सदिश थी कितनी थी, कैप R12 थी। ठीक, अब क्या लिखेंगे, वेक्टर F21। ठीक, तो इसके लिए परिणाम हमारा कितना था, K Q1 Q2 दोनों के लिए परिमाण क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दिशा दोनों की क्या थी, अलग अलग। तो वेक्टर के यहाँ क्या, इसकी दिशा ये Q2 के कारण है, तो Q2 पर कितनी, Q2 की जो एकांक सदिश है वो कितना है, कैप R21 है। ठीक, अब क्या करेंगे, R21 को बराबर माइनस R12 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे वेक्टर में हम लोगों ने लिखा है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B का गुणा करना है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ठीक, यानी वेक्टर B डॉट वेक्टर A लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे माइनस लगा लेते हैं। ठीक, यानी इनकी दिशा को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो दिशा को चेंज करने के लिए क्या है, यूज करते हैं माइनस का। तो यहाँ वेक्टर 21 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का वेक्टर 1 2। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ बराबर, अब दोनों देखो ये दोनों के परिणाम सेम थे, केवल ये डायरेक्शन, अब ये भी चेंज। तो माइनस कितना हो जाएगा, K Q1 Q2
आर स्क्वायर इंटू कैप R12। ठीक, अब ये पूरा हमारा क्या था, F12 था, तो इसके स्थान पे कितना लिख देंगे, वेक्टर F12। तो F दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, चेंज है। ठीक, बस यानी इनके परिणाम बराबर होते हैं और दिशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक, ये बात समझ में। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश नहीं, मान लो कोई आवेश है, ठीक, ये कोई आवेश था, तो इस आवेश का कोई ना कोई क्या होगा, क्षेत्र होगा। तो इस आवेश के चारों ओर कोई क्षेत्र होगा, तो इस आवेश के पास कोई अन्य आवेश लाएंगे। ठीक, तो जब कोई अन्य आवेश लाते हैं तो वो क्या करता है, इसे भी जब से विपरीत होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक, अगर दोनों विपरीत हैं तो क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। ठीक, ये बात समझ में। यानी समान प्रकृति के हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे चुंबक, चुंबक में क्या होता है, जब सेम सेम ध्रुव वाले होते हैं, ठीक, एन एन ध्रुव वाले होते हैं, तो क्या होते हैं, पास नहीं आते हैं, दूर भाग जाते हैं। और अगर यहीं पे एन और एस दो हैं तो पास आ जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी ये आवेश था, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश लाने पर, ठीक, जहाँ पर कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो वही लिखा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और, इसकी दूसरी भी परिभाषा होती है कि किसी आवेश के चारों ओर का इकाई परीक्षण आवेश धनावेश पर, ठीक, यानी किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, यानी किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण, यानी इकाई परीक्षण का मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश ले लेंगे। ठीक, परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लेंगे। ठीक, तो किसी आवेश के चारों, कूलाम बल का मतलब क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक, कूलाम बल, कूलाम का नियम कहाँ पे लगता है, कूलाम का नियम जो होता है वहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो यहाँ पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लिखो या फिर कूलाम बल लिखो, दोनों ही एक बात है। ठीक, तो किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो कूलाम बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन बटे कूलाम होती है। इनका अन्य इकाई जो होती है वोल्ट बटे मीटर, यानी जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन बटे कूलाम होती है, अन्य इकाई जो उसकी होती है वोल्ट बटे मीटर। अब वैद्युत क्षेत्र बराबर सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश। ठीक, कूलाम बल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर एफ से। परीक्षण आवेश को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से। तो वेक्टर ई बराबर जो सूत्र होता है कितना, वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा क्या होती है, ज्ञात होती है। तो जब दिशा ज्ञात होती है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। ठीक, और इसकी विमा जो होती है ml (10⁻³ e⁻), ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि विमा कैसे निकाली जाती है। ठीक, नहीं आती है तो बताइए, हम आपको समझाएंगे। ठीक, विमा ml(10⁻³ e⁻1 होती है। अब देखिए एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ठीक, किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र जो हमेशा निकलेगा, कैसे निकलेगा, लंबवत ही बाहर निकलेगा। ठीक, और लंबवत ही क्या होता है, प्रवेश करता है। ठीक, यानी लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही क्या होता है, प्रवेश करता है। ठीक, दूसरी बात, धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणात्मक के वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश, यानी धनात्मक आवेश। ठीक, अगर मान लो पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है ऐसे। ठीक, क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, लेकिन अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश में क्या होता है, अंदर की ओर। ठीक, इसमें क्या होता है, प्लस में बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक, और ऋण आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक, तो किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र जो होता है कलर कैसे निकलेगा, लंबवत बाहर निकलेगा और लंबवत ही प्रवेश करता है। और धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर, तथा ऋणात्मक के लिए वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक, आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या होता है, किसी भी विलगित निकाय में जो आवेश होते हैं वैद्युत बल की दिशा ज्ञात करने में वैद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है। यानी वैद्युत क्षेत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत बल की दिशा निकालने के लिए करते हैं। यानी किसी भी वैद्युत बल की दिशा अगर ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम लोग काहे का यूज करेंगे, वैद्युत क्षेत्र का यूज करेंगे। ठीक, जैसे ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र था हमारा। ठीक, यहाँ पर कोई आवेश है तो आवेश के माध्यम से पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन कितना हो गई। अगर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो बल हमेशा क्या होगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो वेक्टर एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई। ठीक, यानी यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक,
अगर प्लस का आवेश रखेंगे, ठीक, यहाँ पर अगर मान लो प्लस का आवेश होता तो डायरेक्शन किस दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक, माइनस में है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। ठीक, यानी यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें, अगर धनात्मक आवेश को रखेंगे तो उस पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी विद्युत बल की दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखो माइनस आवेश रखेंगे तो माइनस आवेश रखने पर क्या होगा, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में बल लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही बल लगेगा। ठीक, ये देखो, ठीक, ये बात समझ में आई कि किसी विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश रखेंगे तो विद्युत बल जो होगा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? ठीक, विद्युत बल रेखाएं एक प्लस और ये माइनस, दो आवेश ले लिया। ठीक, वो आवेश से अब ये इस प्रकार निकलेंगे। ठीक, नार्मल तरीके से देखें तो इसकी एक परिभाषा ये लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। अब ये चीज क्या होती है, विद्युत बल जैसे चुंबक से बल रेखा निकलती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। तो जब दिखाई नहीं देती तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि कैसी होती है, अदृश्य होती है। ठीक, तो विद्युत बल रेखा कैसी मान लेंगे कि अदृश्य होती है, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती, और जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती उसकी हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, कल्पना। तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में क्या कर सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं अदृश्य होती हैं, काल्पनिक होती हैं, और जब कोई चीज़ की कल्पना करते हैं उनके बीच में कोई भी कोण नहीं बनता है, यानी कैसी होती हैं, निष्कोणीय होती हैं। कैसी होती है, निष्कोणीय। तो क्या लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं अदृश्य होती हैं, काल्पनिक होती हैं और निष्कोणीय। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे चल रही, ये वक्र टाइप में, कर्व में बन रहे हैं, कर्व टाइप में बन रहे हैं, ये देखो। ठीक, ये कर्व टाइप में। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, अदृश्य, काल्पनिक, निष्कोणीय तथा वक्री होती हैं। और ये देखो प्लस आवेश से निकल रही है। ठीक, प्लस आवेश से निकल कर कहाँ जा रहे हैं, ऋण आवेश को चाहती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा है। ठीक, वैद्युत बल रेखा है बोले या वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा ये होती है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्या होती है, अदृश्य, काल्पनिक, निष्कोणीय तथा वक्री होती हैं, और ये प्लस आवेश से निकलकर ऋण आवेश को जाती हैं। ठीक, लेकिन अगर इसकी दूसरी परिभाषा, ये तो सिंपल तरीके से हो गई, दूसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे। ठीक, थोड़ा नया तरीका सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। ठीक, यानी ये क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई बिंदु है, ठीक, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर क्या करती है, परिमाण को व्यक्त कराती है, तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और उस दिशा क्या करेगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी क्या करती है, व्यक्त करती है। यानी विद्युत बल रेखाएं जो होती है दो काम करती है। क्या करती है, एक तो विद्युत क्षेत्र की परिणाम को व्यक्त करती है, और दूसरी क्या करती है, उसकी दिशा को। ठीक, जहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ज़्यादा होती है, जहां पर जैसे यहाँ यहाँ जहाँ से निकल रही हैं, तो जहाँ निकल रही हैं वहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, ज़्यादा होगी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा तथा कहाँ पर कम। तो जहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा, और यहाँ पर क्या होगा, ये बीच में, यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, कम, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर क्या करेंगी, परिमाण को व्यक्त करती हैं, तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये देखो क्या कर रही है, दिशा को भी बता रही है। ठीक, और दूसरी वाली परिभाषा ये हमने बताई थी कि विद्युत बल रेखाएं अदृश्य, काल्पनिक होती हैं। ठीक, अब इन रेखाओं के गुणधर्म, एक बात है कि ये क्या क्या होती है, हमेशा प्लस आवेश से निकलकर कहाँ जाती है, ऋण आवेश को जाती है, यानी प्लस से निकलेंगी और ऋण आवेश पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यदि एकल आवेश हो तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अनंत, यानी एक आवेश हो केवल। ठीक, यानी केवल हमने एक आवेश ले लिया, तो एक आवेश ले लिया तो अनंत से निकल रहे हैं, अनंत पे क्या हो रहे हैं, यानी रेखाएं अनंत से प्रारंभ हो रही हैं और अनंत पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ठीक, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ पर तक जाएंगे, कहाँ पर समाप्त हो रही है। ठीक, तो इसलिए हम लोग तो क्या मान लेते हैं, अनंत। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यदि एकल आवेश से तो क्षेत्र रेखा क्या होती है, अनंत से प्रारंभ होंगी और अनंत पर ही समाप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आगे विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, सतत, यानी विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। सतत का मतलब क्या होता है, जैसे ये प्लस ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही। ठीक, तो विद्युत बल रेखा देखो बीच में कहीं पर भी क्या होती है, टूटती नहीं है, यानी विद्युत बल रेखाएं जो हैं, ठीक, ये देखो बना के दिखा रहे हैं ये, तो विद्युत बल रेखा देखो कहीं पर भी बीच में टूटी नहीं, ये इस प्रकार नहीं है कि ऐसे बीच में बनी है और बीच बीच में क्या हो, टूटी। टूटी होने का मतलब क्या होता है, ये विद्युत बल रेखा टूटी हुई नहीं होती, यानी कैसी होती है, सतत, यानी एक बार शुरू हो गई तो लास्ट तक, जहाँ तक अंत नहीं होगा वहाँ तक वो क्या हो, बिल्कुल लाइन में जाएंगे। ठीक,
क्या होती है, सतत वक्र में होती है, ठीक। और ये अर्थात ये मार्ग में टूटती नहीं, यानी ये अगर इस टाइप का चित्र बन के आया कि विद्युत बल रेखा है कि नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं, ये विद्युत बल रेखा है नहीं, क्योंकि ये रास्ते में टूट गई। और इसके बारे में आएगा तो ये हाँ है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सतत है, ठीक। दूसरी बात, और दूसरी बात, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर क्या होती है, दो दिशाएं उत्पन्न, यानी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या होंगी, दो दिशाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक। यहाँ पर देखो, तो विद्युत रेखाएं काट रही हैं, तो जब काटती है तो कटान बिंदु पर एक ही समय में दो स्पर्श रेखाएं, देखो एक ये दो स्पर्श रेखाएं क्या हो गई, खींची जा सकती है, जिससे एक विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, एक ये दो दिशाएं उत्पन्न हो गई, जो कि क्या है, असंभव है, ठीक। क्योंकि पहले हमने बताया था कि ये क्या होती है, निष्कोणीय, यानी कोई भी कोण नहीं बनाती हैं, ठीक। अब विद्युत बल रेखा है बंद लूप नहीं बनती, देखो विद्युत बल रेखा है प्लस आवेश से निकलती है, ऋण आवेश को जाती है, यहाँ से आके यहाँ पे समाप्त हो जाती है, ये नहीं कि ये ऐसे बनाएंगे। बंद लूप का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से कर्व सर्किल टाइप में बना है, ठीक। तो ये इस प्रकार नहीं होती, ठीक, यानी ये केवल यहाँ पे प्लस से निकलती है और यहाँ ऋण माइनस पे खत्म, तो केवल क्या बनाती है, कर्व, यानी ये बंद लूप नहीं बनाती, ठीक। तो विद्युत बल रेखा है बंद लूप नहीं बनाती, ये धनावेश से निकलकर कहाँ जाती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक। विद्युत बल रेखा है कुचालक पदार्थों से पदार्थ, यानी मान लिया हमने ये कोई कुचालक पदार्थ है, ठीक, कुचालक पदार्थ से पारगमित हो सकती है, यानी ये सीधा सीधा निकल सकती है, ये बात समझ में आई कि विद्युत बल रेखा जो होती है कुचालक पदार्थों से पारगमित हो जाती है, ठीक। विद्युत बल रेखा कुचालक पदार्थों से पारगमित, लेकिन जो चालक पदार्थ होते हैं, ये मान लिया चालक है तो चालक से केवल ऐसे ही निकलेंगे, ठीक, इनसे पारगमित नहीं होंगी, यानी आर पार नहीं जा सकती, ठीक। कुचालकों से आर पार जा सकती है, लेकिन चालकों से पार नहीं, चालकों से केवल ऐसे जाएंगी, ठीक, चालकों के भीतर ये नहीं जाएंगे, ठीक, ये बात आई, ठीक। एक बिंदु आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, अगर संख्या निकालेंगे कि कितनी बल रेखा है, तो एन बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ओके। यानी एक ही बिंदु आवेश क्यू से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या एन बराबर कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ओके। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि मान लिया कोई एक आवेश ले लिया, दो आवेश ले लिया हमने, ठीक, दो समान परिमाण, यानी इनके परिमाण क्या है, समान, अगर इस पे पाँच, इसका मान 5 है तो इसका भी मान 5 होगा, अगर इसका मान 6 है तो इसका भी मान कितना होगा, 6, यानी परिमाण इनके क्या होंगे, समान, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी, अगर एक पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, दूसरे पर माइनस है, और ये क्या होती है, अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं, ठीक। बात समझ में है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, यानी दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे हो, उन्हें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी इनकी परिमाण क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है, एक पर प्लस का चार्ज होगा तो दूसरे पर माइनस होगा, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात समझ में है कि दो समान परिमाण, ठीक, यानी परिमाण में समान होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्प दूरी पर रखते हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दूरी हमने 2l ली, क्यों, ठीक, क्योंकि 2l ली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि, ठीक, एग्जाम में पूछ लेता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l लिए, l क्यों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो मध्य बिंदु से ही करते हैं, कहाँ से करेंगे, मध्य में, यानी दोनों आवेशों का मध्य बिंदु लेंगे, तो मध्य बिंदु लेने पर l अगर दूरी लेंगे तो l/2 करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन में क्या होती है, दिक्कत पैदा करती है, अगर 2l लेंगे तो इसका मध्य बिंदु क्या है, l कामा l, यानी दोनों बीच की दूरी कितनी, इधर l होगी इधर l, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये बात समझ में आई। एग्जामिनर क्या है, प्रैक्टिकल में तब एग्जामिनर आएगा तो वो यही क्वेश्चन पूछता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग 2l क्यों लेते हैं, ठीक, l क्यों नहीं लेते हैं, ठीक, या 2a लेते हैं, a क्यों नहीं लेते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई हुई। आगे, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत अधिक, लगभग अनंत, तथा आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम, लगभग शून्य होनी चाहिए, यानी जो आदर्श, यानी आदर्श का मतलब बहुत अच्छे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, यानी बहुत अच्छे विद्युत द्विध्रुव जो होते हैं उनके लिए आवेश का मान क्या होता है, लगभग अनंत होता है, यानी बहुत ज़्यादा अनंत लेते हैं, और आवेशों के जो बीच की दूरी, यानी ये जो बीच की दूरी है, इसको हम लोग बिल्कुल क्या लगते हैं, शून्य ले लेते हैं, ठीक, दोनों आवेशों को बिल्कुल सटा के रख देते हैं, बिल्कुल लगभग 0 मान लेंगे दूरी, तो ये इस प्रकार के जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक। आगे वैद्युत द्विध्रुव आगुण देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आगुण, ठीक, ये बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव से ही रिलेटेड है। तो वैद्युत द्विध्रुव में हमने क्या किया था, कि दो आवेश लिए थे, ठीक, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, चाहे माइनस वाला ले लो चाहे प्लस, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी, 2l थी, तो किसी एक आवेश और तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आगुण, ठीक। बात समझ में आई कि क्या कहा हमने, ठीक, क्या कहा कि कोई एक आवेश ले लिया, यानी वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी,
ठीक, किसी एक आवेश को ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लिया, इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक, तो परिभाषा क्या बन गई, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव गुण कहते हैं। ठीक, इसके लिए सूत्र क्या होता है, वेक्टर पी बराबर 2QL, यानी वेक्टर पी बराबर सूत्र कितना हो जाएगा, वेक्टर पी हो जाएगा Q इंटू 2L। ठीक, Q क्या है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश है, और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और इन दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो क्या बन के आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक क्या है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या होती है, दिशा, वेक्टर, वेक्टर का मतलब ये क्या होता है, सदिश राशि। ठीक, क्योंकि ये दिशा को दर्शाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक क्या है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या हो रहा है, क्यू, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, इनटू, अब 2L बीच की दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कूलाम मीटर। अब इसकी विमा निकालेंगे तो आवेश की विमा कितनी होती है, आवेश का क्यू, क्यू टी। ठीक, क्यू बराबर सूत्र कितना होता है, आई इंटू टी, आई की विमा कितनी होती है, ए, टी समय की विमा टी, और बीच की दूरी, दूरी को क्या हम लेते हैं, लंबाई, लंबाई की विमा जो होती है एल, तो इसकी मात्रा विमा हो जाएगी ATL। ठीक, या m⁻0 LTA। ओके, अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इसके लिए अगर यहाँ सबसे पहले फार्मूला देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ई बराबर कितना, F/Q0, Q0 बराबर कितना मान लेंगे, 1। ठीक, एक को क्या कहते हैं, एकांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकांक। तो ये परीक्षण आवेश था, परीक्षण आवेश को हमने क्या मान लिया, एक, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है। ठीक, अगर इसको Q0 को 1 मान लेंगे तो यहाँ ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर F हो जाएगा। ठीक, तो एकांक परीक्षण आवेश, ठीक, ये क्या था, Q0 को हमने क्या मान लिया, एकांक, तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई बराबर F हो गया। इसको 1 मान लेने पर ई बराबर कितना है, F, तो जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बल किस पे लग रहा है, एकांक परीक्षण आवेश पे, तो परिभाषा क्या बन गई, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके, ये बात समझ में आई कि क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि एकांक परीक्षण आवेश, यानी Q0 को हमने क्या मान लिया था, 1, तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसकी दूसरी भी परिभाषा है, जरूरी नहीं कि ये याद हो या ना हो। ठीक, लेकिन एक ही परिभाषा पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग क्या एक साथ 2-3 परिभाषाएं पढ़ें। ठीक, ये परिभाषा आप लोगों को नॉलेज के लिए है, ताकि आप एक किसी इंसान को एक ही परिभाषा बार बार सुनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक, अब आप दूसरी परिभाषा सुने, कि किसी स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, यानी बात वही है कि किसी स्रोत आवेश को, यानी स्रोत आवेश हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश Q0, तो Q0 को क्या करेंगे, एक कूलाम आवेश को रखने पर, यानी किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश रखने पर उसके द्वारा जो अनुभव बल को, उसके द्वारा जो बल अनुभव किया जा रहा है, ठीक, उसके द्वारा जो बल का अनुभव किया जा रहा है उस बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, एक कूलाम आवेश क्या होता है, बहुत अधिक विशाल होने के कारण परीक्षण आवेश Q0 का प्रयोग किया जाता है, यानी एक कूलाम आवेश जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग काहे का यूज करते हैं, परीक्षण आवेश, यानी सूक्ष्म आवेश, परीक्षण आवेश Q0 का प्रयोग किया जाता है।